नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत। पिछले कुछ वक्त से गौ हत्या और गौ तस्करी को रोकने की मुहिम काफी मजबूत हुई है। राजनीतिक दलों के साथ साथ कुछ स्वयं घोषित गौरक्षक भी, जो कि अचानक ही अवतरित हुए, गौरक्षा की कमान संभाल रहे हैं। गाय पूजनीय है, इसमें कोई तर्क वितर्क का सवाल नहीं है। हिंदू धर्म में गाय को मां का दर्जा भी दिया गया है और शायद इसी भावना और श्रद्धा से प्रेरित होकर इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। भारत के 29 में से 10 राज्य ऐसे हैं जहां गाय, बछड़ा, बैल, सांड और भैंस को काटने और उनका गोश्त खाने पर कोई प्रतिबंध नहीं। बाकी 18 राज्यों में गौ हत्या पर पूरी या आंशिक रोक है। भारत की तकरीबन 80% आबादी हिंदू है, जिसमें ज्यादातर लोग गाय को पूजते हैं। लेकिन यह भी सच है कि दुनिया भर में बीफ का सबसे बड़ा निर्यात करने वाले देशों में भारत एक रहा है। दरअसल बीफ बकरे, मुर्गे और मछली के गोश्त से सस्ता होता है। इसी वजह से गरीब तबकों में रोज के भोजन का हिस्सा होता है। गौ हत्या पर पूरे प्रतिबंध के मायने हैं कि गाय, बछड़ा, बैल और सांड की हत्या पर रोक। ये रोक 11 राज्यों, जिनमें कि भारत प्रशासित कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सरीखे राज्य हैं, जिनमें कि 2 केंद्र प्रशासित राज्य भी दिल्ली और चंडीगढ़ में लागू है। गौ हत्या कानून के उल्लंघन पर सबसे कड़ी सजा भी इन्हीं राज्यों में तय की गई है। तो 8 राज्यों और लक्षद्वीप में गौ हत्या पर किसी तरह का कोई कानून ही नहीं है। असम और पश्चिम बंगाल में जो कानून है, उसके तहत उन्हीं पशुओं को काटा जा सकता है जिन्हें फिट फॉर स्लॉटर सर्टिफिकेट मिला। अब बात उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में होती है। तो उत्तर प्रदेश में जो आज डीजीपी ने निर्देश जारी किए हैं, उनका महत्व क्या है? क्या वाकई में गौरक्षा इसका उद्देश्य है, या फिर राजनीतिक स्वार्थ अपनाना भी इसके पीछे एक निहित उसका भावना हो सकती है? लोकतंत्र में आज इसी पर चर्चा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार गौ हत्या और पशुओं की तस्करी को लेकर सख्त होती जा रही है। अब गौ हत्या या पशुओं की तस्करी करने वालों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक सुलखान सिंह ने सूबे के सभी जिला कप्तानों को इस बाबत निर्देश जारी कर दिए हैं। पशुओं की बिक्री से जुड़े कानून को सख्त बनाने की केंद्र सरकार की कवायद पर बहस अभी खत्म भी नहीं हुई है कि उत्तर प्रदेश में अब गौवध बंद करने और पशुओं की तस्करी को रोकने के लिए नए कदम उठाए गए हैं। गौ हत्या करने वालों या पशुओं की तस्करी की अब उत्तर प्रदेश में खैर नहीं। नए नियमों के मुताबिक दूध देने वाले पशुओं की हत्या करने के मकसद से होने वाली तस्करी पर दोषियों के खिलाफ यूपी पुलिस एनएसए के तहत मुकदमा दर्ज करेगी और गैंगस्टर एक्ट भी लगाया जाएगा। हम लोगों ने जो निर्णय लिए हैं वो प्रदेश के व्यापक हित में लिए हैं। प्रदेश के अंदर कानून के साथ खिलवाड़ कोई भी करेगा उसके खिलाफ सरकार बहुत सख्ती के साथ पेश आएगी। प्रदेश में कानून का राज है और कानून का राज होगा। इस बारे में पुलिस महानिदेशक सुलखान सिंह ने सभी जिलों के एसपी को निर्देश जारी कर दिए हैं। एनएसए 1980 या गैंगस्टर एक्ट के तहत किसी भी आरोपी को 3 महीने या फिर उससे ज्यादा के लिए हिरासत में रखा जा सकेगा। राज्य सरकार को एनएसए के तहत दर्ज किए गए केस की जानकारी 7 दिन के अंदर केंद्र सरकार को देनी होगी। देश के कई राज्यों में हाल ही में गौ तस्करी और गौ हत्या के आरोप में कई लोगों की पिटाई किए जाने के कई मामले सामने आए हैं। मारपीट की ऐसी वारदातों को उकसाने में कथित रूप से दक्षिणपंथी संगठनों का हाथ माना जा रहा है। बीते महीने ग्रेटर नोएडा में कथित गौरक्षकों ने 2 लोगों को उस वक्त पीट दिया जब 2 लोग गाय और बछड़ा खरीद कर अपने गाँव जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक वे लोग पैदल थे और रास्ते में रुककर पेड़ के नीचे आराम करने लगे। तभी कथित गौरक्षकों के दल ने हमला कर दिया था। ऐसे ही राजस्थान में बीते 1 अप्रैल को एक डेयरी कारोबारी पहलू खान की गौ तस्करी करने के आरोप में बेरहमी से पिटाई कर दी। पहलू खान भीड़ के हमले में बुरी तरह घायल हो गया था और उसकी मौत हो गई थी। ये वारदात अलवर में हुई थी। इससे पहले गुजरात विधानसभा में गौ हत्या संशोधन विधेयक में प्रावधान किया गया है कि गौ हत्या का दोष सिद्ध होने पर उम्र कैद की सजा दी जाएगी। गाय की हत्या करने वालों को अब उम्र कैद की सजा होगी। इसके साथ ही गाय की तस्करी करने वालों के लिए भी 10 साल की सजा का प्रावधान है। यही नहीं, गुजरात में इस बात को लेकर जुर्माना राशि को भी दुगना कर दिया है। इस कानून के तहत 1 लाख से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। लेकिन सवाल यह है कि गौवध और पशुओं की तस्करी रोकने के नाम पर होने वाली गुंडागर्दी और दहशतगर्दी पर रोक कब लगेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।
तो डीबी सुलखान सिंह की तरफ से दिए गए निर्देश जो कि जिले के सभी प्रदेश के सभी जिलों के कप्तानों को दिए गए हैं, उससे एक नई बहस को जन्म दे दिया है, क्योंकि गौ हत्या पर कई जगह समर्थन भी हो रहा है। कई जगह इस पे गौ हत्या के खिलाफ जो कानून बनाए जा रहे हैं इसका बहिष्कार भी किया जा रहा है। लेकिन प्रदेश की बीजेपी सरकार पहले स्लॉटर हाउस को बंद करने की बात कर चुकी है, उसके बाद गौ कृषि को और गौ तस्करी को भी बंद करने की बात लगातार कर रही है। क्या मायने से निर्देश के निकाले जाएं? क्या गौ रक्षा इसका उद्देश्य है या फिर इसके पीछे कुछ और भावना निहित है? क्या राजनीतिक स्वार्थ की भावना निहित है? इन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ आनंद लाल बनर्जी हैं, आप पूर्व डीजीपी हैं। अतुल चंद्रा हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। राकेश त्रिपाठी, प्रवक्ता बीजेपी। रविदास मेहरोत्रा, नेता सपा। और अरुण प्रकाश सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। शुरुआत अरुण जी मैं आप ही से करूंगा कि इस निर्देश के मायने क्या निकाले जाए प्रदेश के लिहाज से? आनंद जी, एक तरीके से तो हम इसका स्वागत करते हैं जी, लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं एक हम गहरी वो देख रहे हैं कि जहां भारतीय जनता पार्टी कानून व्यवस्था के मसले में फेल हो रही है जी, जहां भारतीय जनता पार्टी और उसके नेतृत्व बेरोजगारी के मसले में फेल हो रहा है, तो वो तमाम चीजों को जो जनता की जरूरत की मसाइल हैं, समस्याएं हैं, उनसे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके के कृत्य किए जा रहे हैं। लेकिन ये निश्चित रूप से एक स्वागत योग्य कदम है जी। लेकिन एक मैं सवाल आपके माध्यम से खड़ा करना चाहता हूं आनंद जी कि तस्करी लोग करने वाले लोगों को या इसमें शामिल हुए लोगों को गैंगस्टर और एनए लगाया जाएगा, ये तो अच्छी बात है जी। लेकिन एक बड़ी मूलभूत उत्तर प्रदेश की समस्या है जी कि हम बाजारों से गाय खरीद करके, जानवर, दुधारू पशु या बैल खरीद करके अपने गांव में ले जाते हैं। और समस्या यहां आपके सामने भी आ रही है, पूरे उत्तर प्रदेश के सामने और देश के सामने आ रही है जी। देखिए, तस्करों के साथ कार्रवाई हो, गाय काटने वालों के ऊपर कार्रवाई हो, लेकिन ये निश्चित कौन करेगा जी? जब एक तथाकथित पार्टी के समर्थक जी, और मैं कह सकता हूं कि आरएसएस द्वारा पालित और पोषित जो ये गौरक्षक जी नाम के लोग हैं जी, ये स्वयं जिस तरीके से कानून व्यवस्था को अपने हाथों में ले रहे हैं जी, ठीक है, ये अलग पॉइंट हो जाता है। वापस सर आपके पास लौटूंगा, अरुण जी वापस लौटूंगा। राकेश त्रिपाठी, जो उद्देश्य है ये सिर्फ गौ हत्या को रोकना, गौ तस्करी को रोकना ही, या फिर राजनीतिक स्वार्थ भी इसके पीछे निहित है? देखिए आनंद जी, सबसे पहले तो मैं साधुवाद दूंगा कि नान नुकुर के साथ ही कुछ बट लगा करके ही कांग्रेस ने कम से कम इसको एक स्वागत योग्य कदम तो बताया जी। देखिए, उत्तर प्रदेश में कोई नया फरमान जारी नहीं हुआ है। अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री रहते हुए समाजवादी पार्टी के शासनकाल में यह आदेश पहले ही जारी हुआ था बिल्कुल कि कहीं पर भी गोवध होगा, गो तस्करी होगी तो वहां पर रासुका, गुंडा एक्ट और गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की जाए जी। ये अलग बात है कि आदेश जारी तो हुआ था लेकिन मुकम्मल कार्रवाइयां नहीं हो रही थी जी। अब सरकार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की बनी है, कानून का पालन सुनिश्चित कराएंगे हम, ये हमने तय किया है। किसी भी तरह के राजनीतिक दबाव और प्रभाव से मुक्त होकर के उत्तर प्रदेश की पुलिस समुचित कार्रवाई करे, इस संदर्भ में मुख्यमंत्री ने स्वयं निर्देश जारी किए हैं। गो हत्या एक ऐसा अपराध है जिस अपराध से समाज की भावनाएं जुड़ती हैं, समाज में एक उद्वेलन होता है, तमाम स्थानों पर समाज की शांति बिगड़ने का खतरा उत्पन्न होता है। ऐसी स्थिति में अगर गो हत्या पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत या गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट जैसी गंभीर धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी तो निश्चित तौर पर इस तरह के गंभीर अपराध में कमी आएगी और लोगों के अंदर कानून का भय होगा। इसलिए आज पुलिस महानिदेशक ने अगर इस तरह के निर्देश जारी किए हैं तो वास्तविकता में बहुत स्वागत योग्य है। रविदास मेहरोत्रा, आपका रिएक्शन क्या रहेगा ये पुलिस महानिदेशक के द्वारा जो निर्देश जारी किए गए हैं? देखिए आनंद जी, ये पहले से ही प्रदेश सरकार ने इससे पहले भी आदेश कर रखे थे जी कि जो भी गौ हत्या करे उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो, उस पर लगाए जाने से जो फिर ये निर्णय हुआ है इसके लिए उसका हम स्वागत करते हैं जी। लेकिन इस पर कार्रवाई हो जाइए। हम तो ये मांग भी करते हैं जी कि गाय को राष्ट्रीय पशु माना जाए जी। हम ये भी चाहते हैं कि गाय के मांस पर जो एक्सपोर्ट हो रहा है जी उस पर बैन लगे। और हम ये भी मांग करते हैं कि पूरे देश भर के अंदर कहीं पर भी गाय की हत्या ना होने पाए, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो है वो
गाय की हत्या पर रोक लगने का कानून हो। जी। कई जगह पर तो खुलेआम गाय कट रही है। अभी चुनाव हुए तो मिजोरम में एक प्रत्याशी ने बीजेपी के ही कहा कि हम जो है गाय हत्या का जो है वो गौ का मांस बिकवाने का प्रयास करेंगे। जी। तो सवाल ये है, हम लोग ये चाहते हैं कि पूरे राष्ट्रीय स्तर के ऊपर गौ की हत्या पर रोक लगे, गौ के मांस पर एक्सपोर्ट बंद हो और गौ को राष्ट्रीय पशु माना जाए। चलिए ठीक है, यानी आप इस निर्देश के समर्थन में हैं। ठीक है, वापस मैं लौटूंगा। आनंद लाल बनर्जी साहब, क्या इस नियम के बाद लगने के बाद कानून और व्यवस्था की कुछ मुश्किलात भी पैदा होंगी? आनंद जी, बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा, ये कोई नया चीज नहीं है जी। जैसे हमारे एक पैनलिस्ट ने कहा, 2016 में ही ये गो हत्या जो वाला जो सेक्शन है, ये एक्ट जो है, इसको गैंगस्टर के तहत लाया गया था जी। मैं यहां बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि एनएसए क्या है, गैंगस्टर क्या है और गुंडा एक्ट क्या है जी। एनएसए जो है वो जब पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था भंग होती है तब उसको लगाया जाता है जी। वो एक प्रिवेंटिव एक्शन है जी। वो सब्सटैंटिव एक्शन नहीं है जी। उसके तहत जो गिरफ्तार होता है व्यक्ति, वो एक्यूज्ड नहीं कहलाता, डेटेन्यू कहलाता है जी। और वो तदुपरांत बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत होता है जी। इसकी विभीषिका मीसा में है, इसका उसके पहले ये डीआईए हुआ करता था और सबसे पहले और उसके पहले फिर ये राउलेट एक्ट होता था और उससे पहले 1858 में ये डीआईए के रूप में अवतरित हुआ था। तो इसका बड़ा लंबा इतिहास है एनएसए का और उसी क्रम में है, इसलिए इसको नया नहीं मानना चाहिए। अगर इसको गो हत्या मानते हुए हम कहीं पर क्या कहते हैं इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमें करना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, गैंगस्टर एक्ट हाईकोर्ट साफ साफ कहता है कि कोई एक मुकदमा भी हो जाए तो हम उसके खिलाफ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गैंगस्टर एक्ट में संपत्ति की कुर्की और गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा कायम, ये दोनों डीएम के सहमति के बाद किया जा सकता है और 2016 से ही ये लागू है। इसलिए मौजूदा डीजीपी ने इसको केवल रीअफर्म किया है, दोबारा एक बार कहा है कि इसका इस्तेमाल करिए जी। गुंडा एक्ट अगेन वो क्या कहते हैं लोकल एक्ट है और बहुत ज्यादा मुझे आज तक बड़ा इफेक्टिव नहीं प्रतीत हुआ है। उसके विभिन्न कारण है, ये फोरम वो नहीं है कि हम गुंडा एक्ट के विषय में डिस्कस करें जी। परंतु एक चीज और है कि डीजीपी साहब ने जो आदेश जारी किया है उसमें आपने केवल एक ही पहलू को लिया है, उन्होंने अन्य लॉ एंड ऑर्डर के पहलुओं को भी लिया है जिसमें उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा है कि इन जो लॉ अपने हाथ में लेते हैं, जो तथाकथित रूप से गौ को ले जा रहे हैं, उसको परेशान करते हैं इत्यादि, इनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। वो बड़ा लंबा आदेश है, हाँ, उसका अध्ययन करना चाहिए। छोटी चीज खलती है वो ये है कि गौ हत्या के लिए, गौ तस्करी के लिए निर्धारित कर दिया गया कि भाई इसे एक्ट के तहत कार्रवाई होगी, लेकिन जो तथाकथित जो स्वयंभू गौरक्षक बने हुए हैं वो अगर अनार्की फैलाते हैं तो उनके खिलाफ किस एक्ट के तहत कार्रवाई होगी, क्या ये भी उसमें डिफाइन किया गया है? ये भी उसमें लिखा हुआ है, ये भी जो आदेश जारी किए हैं डीजीपी ने, ये भी है कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए जी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। अगर उनको गैंगस्टर के तहत लाना है या वो पब्लिक ऑर्डर वो कर रहे हैं तो उस हिसाब से गवर्नमेंट को कार्रवाई करनी होगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अतुल चंद्र साहब के पास मैं आऊंगा कि एक सवाल ये उठता है यहाँ पर कि क्या बहुसंख्यक धर्म की प्रथाओं को अल्पसंख्यक धर्म के जो लोग हैं उनके ऊपर थोपा जा रहा है, उससे संभावनाएं बनती है कि अगर वो तोड़ते हैं तो फिर हिंसा की समस्या पैदा हो सकती है? अगर आप अल्पसंख्यकों के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये बात सही उसी ढंग से इंटरप्रेट की जा सकती है। देश में लागू होगा तो हर दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा इस चीज को, सर। जी वो फिर उसी इंटरप्रेट उसी तरह से किया जाएगा। मेजॉरिटी कम्युनिटी उसको दूसरे ढंग से देखेगी जी, और माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए वो एक जबरदस्ती है, उनके खाने पीने के कल्चर को जी के ऊपर मेजॉरिटी कम्युनिटी का कल्चर थोपा जा रहा है जी। अब समस्या यहां पर यह है कि 8 राज्य जो आपने बताए जी, वहां पर इस तरह का कोई कानून नहीं है जी।
अन्य राज्यों में है। जी भारत बीफ का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। जी। तो एक कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है यहां पर। जी। क्या गाय को गाय की हत्या के ऊपर या गो हत्या को राष्ट्रीय स्तर पर आप बैन कर सकते हैं? जी। या आप राज्यों को ही ये छूट देंगे कि आप बैन करिए? जी। तो अगर आप सारे राज्यों में बैन नहीं कर सकते हैं तो इसका मतलब किसी न किसी फॉर्म में तस्करी होगी। जी। दूसरी चीज जो है वो ये है कि हम मान लीजिए हमने गाय बछड़ा खरीदा, बैल खरीदा और हम ले करके जा रहे हैं जी। और हमको रास्ते में लोगों ने रोक करके मारना शुरू कर दिया, जैसे विजुअल्स आप दिखा रहे हैं। जी। भले हम उनको पालने के लिए लिए जा रहे हैं, लेकिन कोई पूछता नहीं। एक राजस्थान में एक घटना बड़ी अजीब सी हुई थी, अलवर में सर। जी। एक मेजॉरिटी कम्युनिटी का एक आदमी ड्राइव कर रहा था और उसकी कार से एक गाय टकरा गई। जी। और लोगों ने उसको अंधा कर दिया। तो अब मतलब ये होगा कि हमें डर रहेगा। आप देखिए गायों की हालत जो है वो अच्छी नहीं है। लोग उनको सड़क पर छोड़ देते हैं आज भी। जी। तो अब आप कैसे ये इंश्योर करेंगे कि भाई जो विजिलेंट ग्रुप्स हैं या जो गौ रक्षक है, तथाकथित गौ रक्षक हैं, वो कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे? ठीक है। तो आपकी तरफ जी अतुल जी वापस मैं लौटूंगा। इस वक्त पूर्व आईजी एसआर दारापुरी साहब हमको जुड़ चुके हैं। सर स्वागत आपका चर्चा में। जो डिस्कशन अब तक ये पहुंचा सब यही पहुंचा कि डीजीपी ने ये तो आदेश जारी किए कि भाई रासुका के तहत या फिर गैंगस्टर के तहत, गुंडाट के तहत उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जो कि गौ हत्या या गौ तस्करी में संलिप्त पाए जाते हैं। लेकिन अगर कोई लोग ऐसा होता है कि जो स्वयंभू गौरक्षक बनकर घूमते हैं, अगर वो एनआरकी पैदा करते हैं तो फिर उससे कैसे निपटा जाएगा? क्योंकि कानून व्यवस्था का हाल तो वैसे ही लचर है हमारे यहाँ पर प्रदेश में इस वक्त। मैं समझता हूं कि ये जो आदेश है एनएसए इस्तेमाल करने का और गैंगस्टर टैग इस्तेमाल करने का जो आदेश है, ये कानून का खुला दुरुपयोग है और एक आतंक की स्थिति पैदा करने का है। जी। अभी तक हमने ये देखा है कि एक तरफ मोदी जी कहते हैं ये जो तथाकथित गौ रक्षक हैं वो गुंडे हैं, वो इसके नाम पे धंधा करते हैं। हमने खुद कहा है सर कि 70-80% जो है वो फर्जी हैं, कहा है प्रधानमंत्री ने ये। जी जी जी, जी। और दूसरी तरफ यहाँ जो जोगी राज में इस सरकार में उसको गाय को लेके आतंक की राजनीति की जा रही है। अब मैं बताऊं, जो अभी हमारे साथी बता रहे थे कि कोई व्यक्ति अगर लेके जा रहा है तो क्या हो सकता है। मैं अपना उदाहरण बताता हूं। मैं खेती करता हूं और मैं गाय भैंस भी पालता हूं। मेरा एक नौकर जो है, जो हमारी गाय थी वो गर्म हो गई थी, उसको गाभन कराने के लिए वो लेके गया और रास्ते में पुलिस वालों ने उसको पकड़ लिया और उसको कहने लगे कि तुम कहां से लाए हो, कहां ले जा रहे हो, क्यों लाए हो। और वो उसका नाम पूछा और वो सौभाग्य से कहिए या इत्तेफाक से कहिए वो हिंदू था। और जब उसने मेरा नाम बताया कि ये आईजी साहब की गाय है, तब जाके पुलिस वालों ने उसको छोड़ा। तब छोड़ा। अब अच्छा, एक दूसरी घटना मैं वहीं की बताता हूँ कि जहां मेरा खेती है, कुछ दिन पहले वहां पर एक मुसलमान जो है वो एक दुधारू गाय को लेके जा रहा था। वहां तथाकथित गो रक्षक या गो गुंडे जिनको हम आजकल कहते हैं, वो गो गुंडों ने उसको घेर लिया, उसको मारा पीटा, उसकी जेब में से 5000 रुपया निकाल लिया और गाय भी छीन ली तो और उसको पुलिस के हवाले भी कर दिया। तो ये गाय के नाम पे पूरा आतंकवाद हो रहा है और जो कानून है उसका दुरुपयोग हो रहा है। राकेश त्रिपाठी जी, सर वापस मैं लौटूंगा आपके पास। राकेश त्रिपाठी, ये बहुत शर्मनाक स्थिति होगी अगर ऐसा कुछ होता है कि नाम जानकर ये तय किया जाए कि भाई इसको छोड़ना है कि इसके साथ कुछ बदसलूकी करनी है, जो वाकया अभी दारापुरी साहब ने बताया भी है। तो जब कानून की व्यवस्था पहले ही इतनी लचर है प्रदेश में, जो कि एक्सेप्टेड है, सबके सामने है भी, ऐसे में ये सब लागू करना क्या आतंक का पर्याय नहीं बनेगा अल्पसंख्यकों के लिए? देखिए, दारापुरी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इससे पूर्ववर्ती सरकार जो रही वो जाति और मजहब देख करके ही हमेशा कार्रवाई करती रही है।
हमने हमेशा इसको चुनाव प्रचार के अभियान के समय में इस मुद्दे को बहुत प्रमुखता से उठाया कि जाति और मजहब के आधार पर अपराधियों पर यदि कार्रवाई की जाएगी तो कानून का राज नहीं हो सकता है। हमने प्राथमिकता के साथ तय किया है कि कानून सबके साथ सम्यक व्यवहार करेगा। राकेश त्रिपाठी साहब, जो गौरक्षक होते हैं वो किसी कानूनी संस्था से संबद्ध नहीं होते हैं, वो स्वयंभू बने हुए हैं, उन्हीं की मानसिकता ये है। मेरी आपत्ति, अनंत जी, मेरी आपत्ति है संदर्भ में जी, गौरक्षक कह करके और उनको गुंडा घोषित कर देना ये पद्धति ठीक नहीं है। बहुत अच्छा काम करने वाले गौरक्षक भी समाज में मौजूद हैं। अगर समाज के नकारात्मक चरित्र वाले, अरे भाई मीडिया के नाम पर भी क्या वसूली करने वाले गैंग गिरोह काम नहीं कर रहे हैं क्या? हम इसके आधार पर मीडिया उनको वक्त वक्त पर एक्सपोज करता है, लेकिन गौरक्षकों की तरफ से आपकी तरफ से कोई सर्टिफिकेट दिया गया क्या? ये गौरक्षक, फिर स्पष्ट करूं, हम कोई ठेकेदार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी इसकी ठेकेदार नहीं कि वो गौरक्षक। भारतीय जनता पार्टी नहीं है, सरकार तो है कि नहीं है? सर्टिफिकेट समाज अपने आप दे देता है। सर, सरकार तो ठेकेदार है कि नहीं है? सर्टिफिकेट जारी कर रहा है सरकार की ओर से भी, गौरक्षकों को कोई सर्टिफिकेट सरकार की ओर से भी नहीं जारी किए जाते। समाज अपने आप मान्यता दे देता है कि ये गायों की वास्तविकता में रक्षा करने का काम करते हैं, उनके संवर्धन के लिए काम करते हैं, और ये लोग हैं जो गो तस्करी करने का काम करते हैं। और कानून को अपना काम करना चाहिए। ये दुर्भाग्य है कि कानून ने अपना काम नहीं किया, इसलिए कुछ लोगों को आगे बढ़कर के कानून को हाथ में लेना पड़ा। कानून को हाथ में लेने को मैं कभी जायज नहीं ठहरा सकता, लेकिन ये दुर्भाग्य, ये कमजोरी इस नाते आई क्योंकि कानून अपना काम नहीं कर रहा था। आज उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार है जहां कानून बिना किसी भेदभाव के सब गंभीरता से, बहुत ही अदब के साथ कहना चाहूंगा राकेश त्रिपाठी जी, गौरक्षकों का भय इन्हीं 3 महीनों में पैदा हुआ। इससे पहले गौरक्षकों का इतना भय नहीं था कि सड़क चलते किसी को मारा जाए। तो फिर फेलियर जो रहा है मौजूदा सरकार के कानून व्यवस्था का रहा है। आपको प्रधानमंत्री का यदि बयान ध्यान में आ रहा होगा तो वो 3 महीने के पहले का बयान, प्रधानमंत्री के गृह राज्य में देखिए प्रधानमंत्री के गृह राज्य घटनाओं के आधार पर पूरे देश में गोरक्षा के काम में लगे हुए तमाम पवित्र आत्माओं पर इस प्रकार के प्रश्न उठाएंगे तो मैं इसको सहमत नहीं होऊंगा। गोरक्षा के बहुत अच्छे काम, तुलनीय काम, अद्भुत काम इस देश में किए जा रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा कि उनके रचनात्मक कामों को भी जरूर मीडिया दिखाए। केवल गोरक्षकों के नाम पर गुंडागर्दी करने वाले, अपना गिरोह संचालित करने वाले, उनको नाम पर यदि गोरक्षकों को बदनाम किया जाए ये ठीक नहीं है। उनके खिलाफ कानून को कानून की कार्रवाई करके अगर उनको बंद कर चुके होते, जो कि आपने पहले वादा किया था कि 40 दिन के भीतर सभी जो गुंडा तत्व हैं वो जेल के अंदर होंगे, तो नौबत ना आती, वो तस्वीर ना दिखाई जाती, ना ही सरकार से वो सवाल पूछे जाते। अरुण प्रकाश जी, आपके पास में आऊंगा कि क्या बीजेपी, जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज थे, तमाम लोगों की गिरफ्तारियां हुई है। बिल्कुल राकेश जी, वापस लौटूंगा, इस बारे में अपना तथ्य आप रखिएगा प्लीज। अरुण जी, क्या ऐसा कहना सही होगा कि बीजेपी राजनीतिक दृष्टि से इस बात पर बल दे रही है कि गौमांस भक्षण भारत के मूल विचार के विरुद्ध है, और जो भी इसके विपक्ष आएगा वो भारत की संस्कृति और मूल्य का विरोधी कहलाएगा? अरुण जी। आनंद जी, एक मेजॉरिटी सेक्शन मृत गाय को, मृत बैल को, मृत बछड़े को, जिसको हम किसान कहते हैं, वो मृत होने के बाद बेच लेता है जी। और दलित वर्ग के लोग उसके चमड़े को चीरते हैं जी, निकालते हैं। वो चमड़े काम आते हैं, रोज मनुष्य के जीवन में तमाम जगहों पे काम आते हैं। जिस तरीके से मैं बार बार कह रहा हूं कि ये गोरक्षक कौन है, ये गोरक्षक भारतीय जनता पार्टी की मूल संस्था आरएसएस के द्वारा पालित और पोषित लोग हैं जी। और ये लोग इस जिस तरीके से ऊना से लेकर के और आज लगातार दलित बंधुओं के साथ, एक मेजॉरिटी है देश की, वो भी हिंदू हैं, और दलितों के ऊपर जिस तरीके से अत्याचार किया जा रहा है जी, इस गाय को लेकर के, तो आप, और तस्करी कहां से हो रही है। अभी तक पंजाब में अकाली भाजपा शासित सरकार थी जी, आज के दिन राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की शासित सरकार है, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी शासित सरकार है जी। राजस्थान से पशु खरीदे जाते हैं वहां के मेलों से, पंजाब के से पशु खरीदे जाते थे, और लगातार हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की तरफ जाते थे। ये आज 3 साल से प्रधानमंत्री जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। क्या बीएसएफ उनके कंट्रोल से बाहर है? क्या फोर्सेज उनके कंट्रोल से बाहर है? हरियाणा के से जब वो चल रहे हैं गाय, राजस्थान के पशु मेले से जब बिक रही है वो गाय, तो वही क्यों नहीं मूल जड़ में ही समस्या का समाधान करने के लिए? चाहूंगा जवाब दें सवालों का। साफ कहना है जी।
ठीक है। आनंद जी, एक सवाल, बिना तथ्यों के आधार पर आनंद जी, एक सवाल मेरा पर आरोप लगाया कि राकेश जी गरिमापूर्ण आचरण रही है। अगर आपके पास किसी तरह के कोई तथ्य है, किसी घटनाक्रम का आप जिक्र कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पर आपका स्वागत है। लेकिन आप बिना किसी घटनाक्रम के, बिना किसी तथ्य के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे बड़े संगठन पर इस तरह के बेसलेस आरोप लगाते हैं। आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, एक सम्मानित चैनल पर जब आप बोल रहे हैं तो आप पार्टी को पक्ष रख रहे हैं। मुझे लगता है यह ठीक नहीं है कि आप बिना किसी आधार के केवल हवा में ही आरोप लगा दे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए लोग ही गोरक्षक के नाम पर गुंडागर्दी करते हैं। ये ठीक नहीं। जी ठीक है, बनर्जी साहब के पास मांगूंगा कि जो आनंद जी, जी दारापुर साहब, आनंद जी मेरा एक सवाल ले लीजिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में रोज 8 हत्याएं हो रही हैं, रोज 9 डकैतियां पड़ रही हैं, रोज दसियों बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था नहीं संभल रही है। तो उस वजह से अभी हमारे प्रवक्ता साथी कह रहे थे कि मजहब के नाम पे ध्रुवीकरण नहीं हम करते। मजहब के नाम पे ध्रुवीकरण करके पूरा 14 का चुनाव जीता इन्होंने, 16 का चुनाव जीता। शमशान और कब्रिस्तान की बात हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने की। सर हम लोग बहस को बहुत अलग डेविएट कर रहे हैं। नहीं अरुण प्रकाश जी, सर ये मुद्दा नहीं है हमारा आज का। सर ये सर चर्चा का आज ये विषय ही नहीं है। वापस मैं लौटूंगा आपके पास। बनर्जी साहब, आप राकेश त्रिपाठी जी, सर अपनी बारी का प्लीज इंतजार, बहुत अदब के साथ दरख्वास्त आप लोगों से ये है। कांग्रेस ने किया है, ठीक है राकेश जी, नहीं किया है। राकेश जी, सर राकेश जी और प्रकाश सिंह साहब, सर दोनों के पास मैं लौटूंगा। गलत तथ्यों को तोड़ मरोड़ के ना पेश कीजिए। ठीक है अरुण जी, वापस लौटूंगा सर मैं आपके पास। बनर्जी साहब से मैं जानना चाहूंगा कि जो गौ तस्करी यहाँ पे बात की गई, तो डिफरेंशिएट कैसे किया जाएगा? अगर कोई व्यक्ति गौ लेकर आता है, वो अपने पर्सनल यूज के लिए लेकर जा रहे हैं या फिर तस्करी के लिए लेकर जा रहे हैं, ये डिफरेंशिएट कैसे किया जाएगा? ये आनंद जी बहुत ही मुश्किल काम है कि इसको कैसे हम लोग परिभाषित कर सकते हैं कि किस कारण से लिए जा रहे हैं या कैसे हैं। परंतु इसका एक तरीका ये है और वो लंबा है। वो ये है कि मान लीजिए एक गाड़ी में, जैसा कि फोटोग्राफ भी मैंने देखे हैं कि एक गाड़ी में 20 या उससे ज्यादा भी जानवर भर दिए जाते हैं, जबकि बहुत स्पष्ट आदेश हैं कानून के कि 5 से ज्यादा मवेशी एक गाड़ी में नहीं भरे जा सकते हैं। इसी प्रकार से उन मवेशियों को ये चेक कर लिया जाए कि वो दुधारू हैं या नहीं हैं, वो बैल हैं या सांड हैं, और वो किस काम से इस्तेमाल किए जा सकते हैं और उनको कहां से कहां ले जाया जा रहा है। क्या वो पश्चिम से पूरब की ओर जा रहे हैं जहां पर की खपत ज्यादा है? ये बहुत स्पष्ट बात है। जब आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे, जब आप बांग्लादेश की ओर जाएंगे, तो जो गायें हैं जो जिनको काटा जाता है पशुओं को, वो ज्यादातर उसी इलाके की ओर ले जाए जाते हैं। सर तो प्रदेश की सीमा की बात हुई, अगर प्रदेश के अंदर ही अगर लिया जाता है, प्रदेश के अंदर ही किसी पशु मेले से कोई लेकर जाता है अपने घर पर, गांव 5 गाय 6 गाय, कोई डेयरी अगर किसी की है तो कुछ ज्यादा गाय वो लेकर जा सकता है, तब कैसे डिफरेंशिएट करेगी सरकार? या जो गौरक्षक हैं वो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? वो जैसे देखिए, गौरक्षक का इसमें कोई रोल ही नहीं है जी, न होना चाहिए, क्योंकि बहुत स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी कानून अपने हाथ में न ले। अगर कोई लेता है तो उसके साथ जो लॉ एंड ऑर्डर के मैकेनिज्म है उसको डील करना चाहिए। परंतु जो नए रूल्स बनाए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कि कैसे ले लिए जाएंगे, कैसे खरीदे जाएंगे, कहां भेजे जाएंगे, और जिसमें कि अब कुछ और तबादला किए जाने की बात हो रही है। अभी हाल ही में ही केंद्रीय मंत्री जी ने यह कहा था कि वो उसमें देखेंगे कि और क्या चेंजेस पॉसिबल है ताकि वो और इजी हो जाए, ताकि वो और सफल हो जाए। क्योंकि अगर ये इस तरह का रहेगा, देखिए एक बात मैं यहाँ आपके चैनल पर कहना चाहूंगा कि भारत में जो कैटल पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन जी, और भारत जो है वो एक मिल्क सरप्लस नेशन है। हमारे पास दूध सरप्लस में है जी। ऐसी स्थिति ना हो जाए कि हम कैटल से कम हो जाएं और दूध हमारे पास कम हो जाए, हम दूध माइनस हो जाए, ताकि दूसरी ऐसे बहुत सारे कंपनियां बाहर बैठी हुई हैं जो भारतवर्ष को ललचाए निगाहों से देख रही हैं कि क्या यहाँ पे मिल्क सप्लाई किया जा सकता है कि नहीं। अगर उनको एक बार मौका मिल गया तो दिक्कत आ जाएगी। इसलिए इन सब चीजों को देखते हुए इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। जी जी, मिल्क प्रोडक्शन की आपने बात कही सर, इस पहलू को भी हम टच जरूर करेंगे, लेकिन दारापुरी साहब के पास आऊंगा कि जो बात उठी थी अभी कि तस्करी के लिए ले जाई जा रही है गाय या फिर अपने निजी उपयोग के लिए ले जाई जा रही गाय, इसमें डिफरेंशिएट कैसे करेंगे लोग? अगर डिफरेंशिएशन नहीं होता है तो क्या एनार्की नहीं बढ़ेगी? इसमें देखिए
जो मैंने घटनाएं बताई, अपने नौकर की घटना बताई और दूसरी घटना बताई, वो ऐसी सरकार के शासनकाल की घटना है, वो पहले की नहीं है। वो कोई पुरानी बात, पहली सरकार को पिक्चर में लाने का कोई उसमें फायदा नहीं है। वो ऐसी सरकार के अभी हाल की घटनाएं हैं। अब दूसरा कोई गाय लेके जा रहा तो अब कोई भी उसको घेर लेगा, कोई भी उसको घेर लेगा और कह देगा कि आप जो है इसको काटने के लिए ले जा रहे हैं। और अगर कोई सरकारी मशीनरी है उसको तो ये अधिकार है कि वो उसको रोक के पूछताछ कर सकता है, परंतु यहाँ पर सरकारी मशीनरी कम है। जो गैर सरकारी मशीनरी है, जो तथाकथित गोरक्षक इसके नाम पर धंधा करते हैं, पैसे की वसूली करते हैं, वो लोग इसमें और एक्टिव हो जाएंगे। क्योंकि जैसे उनको हिंट मिलेगा कि सरकार बहुत सख्ती कर रही है, एनएसए लगा रही है, गैंगस्टर एक्ट लगा रही है, तो इससे एक तो आतंक पैदा होगा और दूसरा तथाकथित जो गोरक्षक है उनको और खुली छूट मिल जाएगी और वो किसी को भी पकड़ के पहले खुद वसूली करेंगे। अगर खुद वसूली नहीं करेंगे तो पुलिस में ले जाएंगे और पुलिस वालों को भी इसमें ज्यादती करने का और पैसा कमाने का बहुत बढ़िया स्कोप हो जाएगा। और जितना कानून हम सख्त बनाते हैं उतना ही उसके दुरुपयोग की जो संभावना है वो बढ़ती है। ये मेरा 32 साल का पुलिस का तजर्बा है। आप तथाकथित कानून को और सख्त कर दीजिए, उतना ही उसका दुरुपयोग बढ़ जाता है, उतना ही निर्दोष लोगों को उठा के उसमें। तो सर सोल्यूशन क्या है फिर? अगर कानून सख्त नहीं किया जाएगा तो व्यवस्था वैसे ही बिगड़ेगी, लेकिन किया जाता है तो आप कहते हैं अव्यवस्थाएं फिर से आती हैं। इसका सोल्यूशन ये है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जो काउ प्रोटेक्शन कानून है उस कानून को लागू करने का अधिकार पुलिस को है। तो ये जो तथाकथित गोरक्षक है जो कि गैर सरकारी संगठन बन के सारी पुलिसिंग कर रहे हैं, इनके ऊपर एनएसए और ठीक है सर, वापस लौटूंगा। रविदास मल्होत्रा इस बीच में कुछ कहना चाहते हैं। सर मैं वापस लौटूंगा दानपुरी साहब के पास। जी ठीक है, रविदास मल्होत्रा साहब। देखिए आनंद जी, मैंने एक बात कही कि राष्ट्रीय स्तर के ऊपर गौ हत्या पर बैन लगे और गाय को राष्ट्रीय पशु माना जाए और पूरे देश में गौ हत्या करने पर रोक लगे। इसके लिए एक बात और करनी पड़ेगी, जब गाय दूध देना बंद करती है उसके बाद उस गाय के पालने की व्यवस्था हो। गाय का गोबर और गाय का मूत्र भी, अगर गाय ने दूध देना बंद कर दिया है उसके बावजूद भी उसका मूत्र और गोबर भी उपयोग में आता है। कई कंपनियां ऐसी हैं जो गाय के मूत्र को 90 रुपए लीटर बेच रही हैं, आप जानते हैं। ठीक है, तो लेकिन सर ये व्यवस्था तो फिर सरकार की तरफ से करनी होगी ना, क्योंकि एक आम किसान का सामर्थ्य इतना नहीं होता कि जो दुधारू पशु ना हो उसको पाल सके। हाँ, तो उसके पालने की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। और दूसरी बात यह कि अगर कोई भी गाय को ले करके जा रहा है तो खाली इसलिए कि वो गाय की हत्या करने जा रहा है ये कह करके किसी आदमी की हत्या कर दी जाए या उसको मारा जाए, ये बात ठीक नहीं है, उचित नहीं है। जहां पर गाय कटती है उस स्थान के ऊपर कार्रवाई होने का काम हो। कोई गाय को ले जा रहा है और उस शंका के आधार पर उसको मारा जाए, उसकी हत्या कर दी जाए, ये किसी भी तरह उचित नहीं है। अतुल चंद्रा साहब, शंका के आधार पर जो व्यक्ति गाय ला रहा है, जो व्यक्ति गाय ले जा रहा है, उसके ऊपर मारपीट की घटनाएं तकरीबन उत्तर प्रदेश में आम हुई हैं। इस कानून के लागू होने के बाद क्या वो घटनाएं बढ़ सकती हैं या फिर यहां पर हम किसी तरीके से कोई मैकेनिज्म स्थापित किया जाएगा कि लोगों की मंशा हम संभाल सकें? नहीं, हमको नहीं लगता कि आप ऐसे तत्वों को कानून से रोक पाएंगे। जब तक पुलिस उनके खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं करती है तब तक आप उसको नहीं रोक सकते हैं। ये थोड़ा सा हटकर हम एक उदाहरण देना चाहेंगे। पिछली सरकार का ये है उदाहरण। कानपुर के नजदीक कुछ दलित एक मरी हुई गाय की खाल उतार रहे थे जिसके लिए उनको गांव के ही किसी व्यक्ति ने कहा था कि उसकी गाय मर गई थी और उनको दे दिया गया था क्योंकि वो चमड़ा फिर बेचते हैं, जूते उते के काम में आता है। कुछ लोगों ने ये उड़ा दिया अफवाह कि इन लोगों ने गाय मारी है और उनको बुरी तरह से मारा। उस वक्त भी ये बात उठी थी कि भाई काउ प्रोटेक्शन एक्ट जो प्रदेश का है उसको मजबूत किया जाए, क्योंकि उसमें शायद ये प्रावधान है कि आप मांस तो ले जा सकते हैं लेकिन जिंदा जानवर नहीं ले जा सकते हैं।
अब उसमें कुछ परिवर्तन हुआ हो तो हम नहीं कह सकते हैं। एक और चीज, बात गोरक्षा की है जी, और जो बात जब हम लोग गोरक्षा की बात करते हैं तो उसमें पूरा गोवंश आ जाता है और साथ में भैंस भी आ जाती है। अब भैंस के लिए गोरक्षा वर्ड अप्लाई करेगा कि नहीं करेगा? नहीं सर, वो तो मेरे ख्याल से निर्देशित किया गया है कि उनके लिए अप्लाई शायद नहीं करेगा। लेकिन राकेश जी, एक छोटी सी बात मैं जानना चाहूंगा कि जब एंटी रोमियो स्क्वाड लॉन्च किया गया था उस वक्त ये बात आई थी सामने कि भाई कैसे पहचानेंगे कि कौन जो छेड़छाड़ कर रहा है, कौन अपनी मर्जी से साथ में रह रहा है। तो एक आर्टिकल छपा था एक नेशनल पेपर में, उसमें कहा गया था, दरोगा का स्टेटमेंट आया था कि भाई हम आंख देखकर पहचान लेते हैं कि किसकी नियत क्या है। तो यहाँ पर भी फॉर्मूला वही रहेगा कि लोगों की आंख देखकर पुलिस पहचानेगी कि भाई कौन तस्करी के लेके जा रहा है, कौन अपने घर लेकर जा रहा है। देखिए अनंत जी, इस तरह के प्रश्न करना मुझे लगता है अपने आप में पूरी व्यवस्था पर प्रश्न खड़े करना है। सर व्यवस्था अभी कोई व्यक्ति अपराधी है, कोई व्यक्ति अपराधी है या नहीं है, इसकी विवेचना होती है और विवेचना के कई चरण होते हैं। विवेचना के चरण के बाद कोर्ट ऑफ ट्रायल में मामला जाता है और वहां जाकर के तय होता है कि ये वास्तविक अपराधी है या नहीं है। इसलिए केवल ये कह देना, देखिए एक बड़े अभियान, एंटी रोमियो स्क्वाड एक बड़ा अभियान था जिससे आम जनमानस ने बड़ा सुकून महसूस किया। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि ऐसे बड़े अभियान की भी तमाम लोग आलोचना केवल इस नाते क्योंकि राजनीतिक एक बड़ा कदम भाजपा ने नहीं, राकेश जी, राजनीति कहना सही नहीं है। सिर्फ तस्वीरें, आप ही के प्रवक्ता कई दफा हमारे यहाँ पर आए हैं, डिबेट में उन्होंने हिस्सा लिया है, तस्वीरें सबको दिखाई गई हैं सर क्या आलम रहा था। तो सिर्फ राजनीति से प्रेरित वो आरोप है ऐसा नहीं है, सच्चाई सर वहां पर रही है। नहीं, मैं निश्चित तौर पर देखिए आनंद जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल ऐसा नहीं कि मैं इसको खारिज कर रहा हूं। बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई थी और इसी को लेकर के हमने बहुत एक क्लैरिफिकेशन फिर जारी किया था, बहुत स्पष्ट निर्देश जारी किए कि सहमति से घूम रहे किसी भी प्रेमी जोड़े पर किसी तरह की कोई कार्रवाई करना वैधानिक नहीं है, ये कानून का उल्लंघन होगा। ये बात, इसके गाइडलाइंस जारी करनी पड़ी। देखिए अगर मैं पहले ही कह चुका कि ट्रेनिंग के लिए सर आपने तकरीबन 1.25 महीने बाद कैंप आयोजित किया गया था कि पुलिस वालों की ट्रेनिंग भी इस मामले में हो। उम्मीद करेंगे कि इस मामले में ट्रेनिंग थोड़ा जल्दी होगी। ये बात तो हम पहले ही कहते रहे आनंद जी कि पूर्ववर्ती सरकार के समय पर पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया, पुलिस की नियुक्ति की प्रक्रिया, थानों में पोस्टिंग की प्रक्रिया, ये सब राजनीतिक आधार पर हुई है, सब जातीय आधार पर हुई है, सब मजहब के आधार पर हुई है। जब आप जाति, मजहब और राजनीतिक निष्ठा के आधार पर शासन प्रशासन चलाएंगे तो इसी तरह के हो सकता है। सर आपका आरोप बिल्कुल सही हो राकेश जी, बिल्कुल हो सकता है। हालांकि मुद्दा हमारा आज का अलग है। अरुण जी, क्या ये जो निर्देश जारी किए गए हैं योगी सरकार में डीजीपी सुलखान सिंह के द्वारा, ये कांग्रेस के लिए मुसीबत का सबब बन सकते हैं? क्योंकि वो भी तस्वीरें याद हैं जब केरल में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने क्या किया था। नहीं, कांग्रेस हमेशा कानून के राज्य का पालन करती है, कानून के नियमों, संविधान के नियमों को। और हमारा साफ कहना है कि गाय की रक्षा में हम हर तरीके से सहयोग के लिए खड़े हैं। लेकिन जो भी कानून, यहाँ 2 डीजी बैठे हैं, 2 आईपीएस बैठे हैं, वरिष्ठ आईपीएस बैठे हैं, हमेशा हमने गौ को संरक्षण देने के कानून पहले बनाए हैं। ऐसा नहीं कि योगी जी और मोदी जी ने कानून बना दिया है। यानी तो ये हमें कोई परेशानी नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं कि इसको और कड़ा किया जाए। अगर सही मायने में पार्लियामेंट में कोई बिल लाया जाए, इस पे एक सहमति बनाई जाए किस तरीके से। लेकिन मैं बार बार फिर यही बात कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी चाहे उत्तर प्रदेश में हो, देश में हो, अपने संकल्प पत्र के माध्यम से, अपने घोषणा पत्र के माध्यम से पूर्णतः फेल हो गई है। अब इनके चाहे राष्ट्रीय प्रवक्ता हो, प्रदेशीय प्रवक्ता हो, सिर्फ ये बात कहना कि पूर्ववर्ती सरकार व्यक्तिगत रूप से और साथ ही साथ राजनीतिक रूप से, क्या दोनों पहलुओं पर आप खुशी जाहिर करते हैं इस निर्देश की? देखिए, इस निर्देश, अभी वही बात मैं कह रहा था आनंद जी, ये निर्देश कोई आज नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के स्वयं प्रवक्ता ने आपके विजुअल में, आपके ही चैनल में अभी स्वीकार किया है कि पूर्ववर्ती सरकार ने एनएसए गैंगस्टर का नियम के अंतर्गत लागू किया था। ये कोई काम नहीं इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की बात की जाती है। तो व्यक्तिगत रूप से और राजनीतिक रूप से क्या आप निर्णय के साथ हैं, इस निर्देशों के साथ हैं? रक्षकों को प्रोटेक्ट करके एक नई वसूली, नए थाने, नए पुलिस चौकी क्रिएट करने का अपने माध्यम से जो संवैधानिक व्यवस्था है, स्टेट की पुलिस है, उसको काम नहीं करने दे रहे हैं। वो सिर्फ ये कि हमारे कहते हम किस तरीके से दलितों के ऊपर अत्याचार गाय के माध्यम से, और इनका तो पहले से सन 47 से नारा दे रहे हैं कि गाय धर्म से
हमारा नाता है, गाय हमारी माता है। गाय हमारी माता कहते कहते अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार चली गई। गाय हमारी माता कहते कहते मोदी जी की सरकार 19 में चली जाएगी। और ये गाय के संरक्षण की बात नहीं कर रहे। अभी हमारे एक साथी कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी भी मांग कर रही है कि गाय को राष्ट्रीय पशु आप क्यों नहीं बनाते, पार्लियामेंट में क्यों नहीं ऐसा कोई प्रस्ताव लाते। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि इनको ये सूट करता है, ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, ये अगला पिछड़ा की बात कहते जरूर है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये सबका साथ और अपना विकास, मोदी का विकास, ठीक है अरुण जी, एक छोटा सवाल राकेश मैं आपसे जानना चाहूंगा इस सवाल का जवाब कि वाकई में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति है, और अगर नहीं है तो फिर पूर्वोत्तर में रुख इतना लचीला क्यों है गौकशी को लेकर? देखिए अनंत जी, ये कोई राजनीति का विषय ही नहीं है जी। गाय के साथ हिंदू जनमानस की आस्था जुड़ती है और गाय वास्तविकता में देश की अर्थव्यवस्था से भी जुड़ती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा कि यदि एक किसान के घर में एक गाय हो तो उसकी आर्थिक समृद्धि अपने आप बढ़ जाएगी जी। मुझे लगता है कि गाय के वध के संदर्भ में, गाय की हत्या के संदर्भ में पूर्वोत्तर का विकास नहीं चाहते क्या आप लोग? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है पूर्वोत्तर का विकास नहीं चाहते क्या सर? वहां पर लचीला क्यों है? नहीं, बिल्कुल चाहते हैं। अब इनका गृह मंत्री जी क्या कहते हैं, उत्तर के किरण रिजिजू जी गाय के मसले में क्या कहते हैं? बिल्कुल अरुण जी, वापस लौटूंगा आपको। पद्धतियों में अलग तरह का हम उसको नियंत्रित करने का काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस पर एक आम सहमति पूरे देश भर में बने, गाय के हत्या पर पूरे देश भर में प्रतिबंध लगे, इस संदर्भ में हम एक माहौल बनाने के लिए जरूर प्रयास कर रहे हैं। राजनीतिक दल पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा चाहती है कि पूरे देश में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया जाए, गाय की हत्या नहीं होनी चाहिए। हम पूरे आज कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बैठकर के इस बात को कह रहे हैं, लेकिन 60 साल तक देश आपने चलाया है। भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में लिखा हुआ है 12 साल से आप चला रहे हैं, काम किया जाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने अपनी सरकार में रहते हुए क्या किया? आपने केरल में खुलेआम सड़क पर गाय की काटने की तस्वीरें वायरल करने का काम किया। कांग्रेस ने जो पाप किया है, इस पाप से आप पल्ला झाड़ कर गलत बात कह रहे हैं। चैनल के राहुल गांधी जी को सफाई देने में घंटों नहीं दिन भर के ज्यादा समय लगा है। गाय की हत्या पर आप तोल रहे थे कि हमको इससे कितना फायदा है और कितना नुकसान है। ठीक है अतुल चंद्रा साहब, ठीक है राकेश जी, पाप पुण्य का फैसला भी सब बाद में होगा। अतुल जी, ये पाप पुण्य का फैसला करेगा कौन है? राजनीतिक पार्टियां करेंगी, इनके राजनीतिक मुद्दे करेंगे, अलग अलग धर्म के लोग करेंगे, समाज के लोग करेंगे। कौन करेगा क्या पाप है क्या पुण्य है? क्योंकि मान्यताएं अलग अलग हैं और सर्वधर्म संभाव का हमारा मूल मंत्र है। ये तो आने वाले चुनाव में इसका फैसला हो जाएगा कि कौन पाप कर रहा है, कौन पुण्य कर रहा है। और सीधी सी बात है कि आप फेंस के किस तरफ हैं जी। पाप और पुण्य को उसी दृष्टिकोण से देखा जाएगा जी। अगर आप मेजॉरिटी कम्युनिटी की तरफ से हैं तो अधिकांशतः लोग उसमें इसको पाप ही मानेंगे कि अगर गोवध किया जा रहा है जी। और अगर आप आसाम और केरल की तरफ जाएंगे तो उनके लिए ये आम बात है, इसमें ना कोई पाप है ना कोई पुण्य है जी। लेकिन अगर इसको पाप और पुण्य की परिभाषा देकर चुनाव लड़ा जाएगा तो जैसे कब्रिस्तान और शमशान की बात हुई थी, उसी तरह से ये भी एक अपने आप में मुद्दा बन जाएगा। ठीक है बनर्जी साहब, यहाँ पे छोटा सा इनपुट सर मैं आपसे चाहूंगा कि क्या पाप और पुण्य का निर्धारण करने का जो हक है, जो सामर्थ्य है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को होता है क्या? बड़ा राजनीतिक प्रश्न है। मुझे नहीं लगता राजनीति में पाप पुण्य होता है जी। इसमें जीत हार और जीत होती है, तो जो जीता वही सिकंदर जी। ठीक है, क्योंकि सर ये भी देखा है ना कि हालिया चुनाव में कांग्रेस जो बीजेपी भारत को कांग्रेस मुक्त करने की बात कहती थी, काफी हद तक कांग्रेस बीजेपी में समाहित हो चुकी है। हो सकता है कि भाई राजनीतिक गंगोत्री में उन्होंने डुबकी लगा ली हो, इसलिए ऐसा कुछ रहा है। अतुल चंद्रा जी, क्या ऐसा कुछ रहता है? क्या चीज? सॉरी, आप प्रश्न अपना दोहरा दीजिए जरा। तो सवाल मेरा यही था कि भाई जो यहाँ पे विचारधारा की बात होती है कि भाई उस फला पार्टी ने ये किया, फला पार्टी ने ये किया, तो क्या पार्टी बदलने के साथ साथ आपकी मानसिकता, सोच, विचारधारा सब बदल जाती है? ये तो रहता है ना राजनीति में। वो तो आपको बदलनी पड़ेगी जी। अब जो पुराने कांग्रेसी थे वो अगर आज भारतीय जनता पार्टी में है तो उनकी विचारधारा तो उसी पार्टी के अनुरूप ढलेगी ना जी। वो अपनी पुरानी विचारधारा लेकर के कैसे काम करेंगे जी। कांग्रेस को छोड़ दीजिए, मान लीजिए सीपीएम से कोई नेता आ जाता है भारतीय जनता पार्टी में, तो क्या वो अब
सीपीएम वाली विचारधारा लेकर के काम करेगा, उसके लिए जगह ही नहीं रहेगी फिर भारतीय जनता पार्टी में। तो विचारधारा तो राजनीति दल के हिसाब से आपकी बनती है। जी ठीक है। ऐसा दारापुरी साहब एक छोटा सा, अनंत जी, दल बड़ा होता है जी, व्यक्ति छोटा होता है जी, दल के अनुरूप आचरण यदि व्यक्ति का नहीं होगा तो उस दल में उसके लिए स्पेस नहीं होगा, उसको सही बात है, जाना पड़ेगा। जी बिल्कुल सही बात है सर। और आज एक दल में, कल दूसरे दल में, परसों फिर पहले वाले दल में जो निष्ठाएं बदलती हैं वो बड़ा विचलित करने वाली होती हैं। दारापुरी साहब के पास आऊंगा इस चीज को लेकर कि जो फैसला लिया गया है, जो निर्देश दिए गए हैं, ये लोगों के हित की दृष्टि से लिए गए हैं या फिर आपको लगता है कि बीजेपी की राजनीति कुछ हद तक इसके पीछे हो सकती है अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए? देखिए, इसमें ये जो फैसला है, इस सजा को कड़ी करने का, ज्यादा एक्ट लगाने का, ये जो कार्रवाई है ये विशुद्ध राजनीतिक कार्रवाई है। इसके माध्यम से जो वर्तमान सरकार है, गाय के नाम पर आतंक फैलाकर उन तबकों को दबाना चाहती है जो तबके इस पार्टी के साथ सहमत नहीं है। मैं तो ये आपके चैनल के माध्यम से जोगी जी से अनुरोध करना चाहूंगा, लखनऊ की सड़कें सांड और गाय से अटी पड़ी है, हम गाड़ी नहीं निकल पाती, रोज 2-4 लोग यहाँ सांड मार देते हैं, गाय मार देती है। अगर आप इतने ही हताशी है गाय के, तो आप कम से कम उन गाय को जो यहाँ पॉलीथीन खा खा के रोज मरती हैं, आप उनकी रक्षा की बात करिए, ना कि उनके नाम पर आप लोगों को मारने का इंतजाम करिए। ये जो आतंक फैलेगा गाय के नाम पे, इसमें जो तथाकथित जो गो रक्षक है, जिनको गुंडे कहने पे त्रिपाठी जी को बहुत एतराज है, उनको और गुंडे करने का मौका मिलेगा और गरीब लोगों का, खासतौर से जो दलित और मुसलमान है, वो निशाने पर आएंगे, वो पुलिस के निशाने पर भी आएंगे और गो रक्षकों के निशाने पर भी आएंगे। इससे गो कशी अगर होती है, वो कशी होती है, मैं तो पुलिस विभाग में रहा हूं, ये कहना गलत है कि पहली सरकार के समय में होती थी। ये तो सारी सरकारों के समय में छोटी मोटी चोरी से होती रही है और पुलिस हमेशा उसको कानून के अंतर्गत डील करती रही है। पर अब इतने सारे कानून लाद के अगर आप कहें कि आप इसको रोक लेंगे, रोकना संभव नहीं होगा। तो इससे आतंक फैलेगा, कानून का दुरुपयोग होगा और लोगों के साथ बेइंसाफी। ठीक है, वापस लौटूंगा। रविदास मल्होत्रा साहब, आपको लगता है कि निर्देशों के बाद गौकशी, गौ तस्करी रुक जाएगी, बंद हो जाएगी? देखिए आनंद जी, असल में जो प्रदेश में कानून व्यवस्था का लगातार बद से बदतर हालत हो रहे हैं, उससे ध्यान बांटने के लिए ये डीजीपी ने बयान दिया है। आप लखनऊ शहर में देखिए, एक अधिकारी, आईएएस अधिकारी, उसकी सुबह 5:23 पर खबर दी गई कि उसकी हत्या हो गई है और स्टेट गेस्ट हाउस के बाहर उनका शव पड़ा हुआ है और 50 मिनट तक पुलिस वहां पर नहीं आई। मेडिकल कॉलेज लखनऊ में एक महिला हरदोई से इलाज कराने के लिए आई और उससे गैंग रेप हो गया। तो जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, ये कानून ठीक है सर, ये कानून व्यवस्था का मुद्दा अलग हो जाता है, हालांकि इस पर भी चर्चा बेहद जरूरी है। राकेश जी, जानना चाहूंगा कि क्या चुनावी दृष्टि से ये मुद्दा बीजेपी के अनुकूल है? क्योंकि विपक्ष अगर मुद्दे पर सरकार की आलोचना जारी रखता है तो शाकाहारी गुजरात और नो बीफ हिमाचल अगले वाले चुनाव में आपको काफी हेल्पफुल साबित होगा। देखिए, गाय हो, गंगा हो, गीता हो, गांव हो, ये राजनीतिक मुद्दे नहीं है जी। ये देश से जुड़े हुए मसले हैं। इन मसलों पर केवल राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए ये बहुत उचित नहीं होता है। गाय का संवर्धन करने के लिए तो भारत का संविधान कह रहा है, भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में लिखा है कि गाय का संरक्षण और संवर्धन करना चाहिए। तो क्या ये राजनीति की दृष्टि से लिखा गया था क्या संविधान में कि इसके आधार पर भाजपा राजनीति कर सकेगी? ये केवल भाजपा का विषय नहीं है, इस देश के पूरे हिंदू जनमानस के लिए और देश की प्राचीन परंपरा रही है जिसके तहत गाय भारत की गांव की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी मानी गई है। उनके संरक्षण संवर्धन के लिए गाय का बचना जरूरी है। और गाय के प्रति जिस प्रकार का व्यवहार तमाम विरोधी दलों द्वारा रखा जा रहा है, और मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूं, दारापुरी साहब बहुत बड़ी पोस्ट को होल्ड करते रहे हैं। उन्होंने जिस तरह से कानून का चित्रण करने का प्रयास किया है कि ये कानून मिल जाएगा तो बिल्कुल दलितों और मुसलमानों की हत्याएं होने लगेंगी, मुझे लगता है क्या सर वो उनका अपना एक्सपीरियंस रहा है, उसके ऊपर आप सवाल हिसाब रहे। नहीं, बिल्कुल सवाल उठेंगे। आप पूर्व आईजी की हैसियत से पैनल डिस्कशन में बैठ करके पॉलिटिकल स्टेटमेंट करेंगे, आप कहेंगे कि सरकार इस टूल से दलित और मुसलमान, बहुत थोड़ा सा वक्त सर हमारा बचा हुआ है, मैं चाहूंगा कि दारापुरी साहब जवाब दे दें। दारापुरी साहब, एक बात स्पष्ट है, आईजी रहते हुए क्या आपने इस तरह की
समझौता के संरक्षण। ठीक है राकेश जी, वापस तो लौटूंगा आपके पास सर, बहुत कम राकेश जी, बहुत कम वक्त हमारे पास बचा हुआ, रिएक्शन लेते हैं दारापुरी साहब। जी ऐसा है कि ये इसके उदाहरण उत्तर प्रदेश के ही है, चाहे वो घटना अखलाक वाली जो घटना है, वो लोगों ने गाय के नाम पर आदमियों को मारा, और हरियाणा में इससे पहले 5 दलितों को जो कि मरी हुई गाय की वो खाल उतार रहे थे, उसको गो हत्या के नाम पर 5 को पीट पीट के मार दिया गया। और गुजरात में ऊना में जो मरी गाय के चमड़ा उतार रहे थे उनको कितनी बुरी तरह से पीटा गया। इस प्रकार के तमाम उदाहरण है कि गाय के नाम पे मनुष्यों की हत्या तो की जा रही है, उनके ऊपर कौन सा कानून लगाया जा रहा। आपने मैं पहली सरकार से भी पूछता हूँ, जब अखलाक की हत्या हुई थी आपने एनएसए कितना लगाया? इस बारे में हम लोग अभी और चर्चा के लिए बिल्कुल बैठेंगे। दरअसल फिलहाल वक्त इजाजत नहीं देता है चर्चा को आगे कंटिन्यू रखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का चर्चा में शामिल होने के लिए, चर्चा को बेहतर बनाने के लिए। तो गौरक्षा को लेकर एक मुहिम जरूर शुरू की गई है मौजूदा योगी सरकार की तरफ से, लेकिन ये सिर्फ मुहिम गौरक्षा के लिए ही है या फिर राजनीतिक स्वार्थ इसके पीछे निहित है, ये सोचने के लिए आप सभी लोग स्वतंत्र हैं। खुद के विवेक का उपयोग करें, उसके बाद जाकर किसी भी कदम को सही या गलत ठहराया जाना चाहिए। तो फिलहाल सिर्फ इतना ही। 1 मिनट पर खबरें लगातार जारी रहेंगी।